बच्चों, मैं नदीम सर एएसएम कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। फिजिक्स का हम प्रथम लेसन पढ़ चुके हैं और उसका न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 गॉस की प्रमेय अर्थात गॉस का प्रमेय आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। डेट आज की तारीख 21/7/2020। मैं 3 दिनों से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जो कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो पुनः हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क को देखते हुए मुझे जो कि वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है। सबसे पहले हम लेसन की शुरुआत करेंगे उसकी प्रस्तावना से कि प्रस्तावना है क्या। गॉस का जो प्रमेय है, जो लेसन है, उस लेसन में प्रस्तावना है क्या। हम जानेंगे किसी सतत आवेश वितरण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। इस संबंध में गॉस के नियम को प्रस्तुत किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि गॉस के नियम को हम क्यों प्रस्तुत करते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी सतत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करना है। इसी संबंध में हम गॉस का जो कि प्रमेय लागू करते हैं, यानी कि सतत आवेश और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करने के लिए हम जो है कि गॉस के प्रमेय को लागू करते हैं। क्या चीज़? तो सतत आवेश वितरण और वैद्युत क्षेत्र, यही दोनों जो कि हमें ज्ञात करने के लिए हम इस नियम का उपयोग करते हैं। सतत आवेश वितरण की बात की गई है, तो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सतत आवेश वितरण 3 तरह से होता है। रेखीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और एक और आपको बताया गया था। ठीक है। तो प्रस्तावना में यही बताया जा रहा है कि सतत आवेश वितरण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं। पहला आड़ी आता है वैद्युत फ्लक्स। सबसे जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से हम दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फाई से। कह रहा है कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई पृष्ठ होगा और उससे निकलने वाली जितने भी विद्युत बल रेखाएं होंगी उसको वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे यह Q+Q आवेश है, यहाँ से हम किसी तरह का आवेश गुजार रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये किरणों का डायरेक्शन हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 2 पृष्ठ रख दे रहे हैं, तो जब 2 पृष्ठ रखेंगे तो यहाँ पे एक आवेश का जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो गुजर रही हैं और यहाँ से गुजर रही हैं। ठीक है, यहाँ से गुजर रही हैं। तो ये संख्या हो गया कि किस पृष्ठ से होकर कौन सी रेखाएं कितनी निकल रही हैं। यानी कि कोई पृष्ठ सपोज दैट ये हो गया आपका, तो इस पृष्ठ से 3 रेखाएं निकल गई ऐसे और इस पृष्ठ से 2 रेखाएं से निकल गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह दोनों पृष्ठ है और इस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी निकलेगी उसे ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नोट फर्स्ट क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल ब्लैक से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, यानी कि φ1 होगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो पृष्ठ 1 होगा, ये पृष्ठ कह रहा है, या Q आवेश कोई हो जाएगा और इसके नज़दीक जो ये पृष्ठ होगा, हम कोई पृष्ठ रख देंगे तो इसका नाम हम ब्लैक कर दिए। ठीक है। तो कह रहे कि इससे निकलने वाली, इस पृष्ठ से निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होगी वह जो कि ब्लैक होगा। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, कौन सी पृष्ठ संख्या होगी आपका? ब्लैक होगा। ठीक है। φ2 क्या आपका है कि ये φ2 आपका है, इसके बाद जो दूसरी पृष्ठ होगा, ऐसे जो दूसरा पृष्ठ होगा। ठीक है। पृष्ठ क्षेत्रफल रेड से निकलने वाली, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, यानी कि आगे वाला आपका ब्लैक होगा और दूसरे वाला आपका पृष्ठ रेड होगा और इन्हीं पृष्ठ से होकर बल रेखाएं जो कि गुजरेंगी। तो हम कह सकते हैं कि φ1 इज ग्रेटर देन φ2। ठीक है। स्पेशल नोट क्या कह रहा है भाई
कि पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेशों से दूरी बढ़ने पर फ्लक्स इस पृष्ठ गुजरने वाली, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल की आवेशों से दूरी बढ़ने पर फ्लक्स इस पृष्ठों से गुजरने वाली बड़ रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि आवेशों से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। कोई आवेश होगा, इसे जितना हम जितना दूर जाएंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह जो कि कम हो जाएगा। ठीक है, कोई क्यू आवेश आपका है, इस आवेश से हम जितना दूर जाते चले जाएंगे, जितना हम दूर चले जाएंगे तो जो इसमें का वैद्युत क्षेत्र होगा वह कम होगा, बढ़ेगा आपका नहीं। ठीक है, अब आपका आता है घनकोण कि घनकोण क्या है। तो सबसे पहले किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यह कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ में कोई बिंदु मान लिए यहाँ पर। ठीक है, और जब बिंदु हम यहाँ पे मान लिए तो मानने के बाद यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा और ये जो बनेगा यह एक कोण बन जाएगा, एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से जो रेज निकलेगा, जो किरण निकलेगी, अभी इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसमें आपका थीटा एंगल बनेगा। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो DS आपका हो जाएगा। इस बिंदु का नाम A रख दिए और इस बिंदु का नाम B रख दिए, और यहाँ से जो इसकी दूरी है उसका क्या हो गया, R हो गया। तो कह सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होगा डी ओमेगा, ये जो W की तरह बना है ये W हो गया, लेकिन जब इसको ऐसे कर देंगे तो यह ओमेगा हो जाएगा। तो डी ओमेगा बराबर DS cos थीटा अपन R स्क्वायर। ठीक है, जब एंगल के रूप में लेंगे तो cos थीटा ले लेंगे, R इसकी दूरी है। जो यह DS आपको बताई जा रही है यह पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो हम यह पृष्ठ लिए हैं, इस पृष्ठ का यह जो DS है यह क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा यह पृष्ठ क्षेत्रफल है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी वह DS, इतनी ही दूरी इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको हम बता दें कि जो घनकोण है, घनकोण का एक और फार्मूला होता है, घनकोण बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। यानी कि यह जो डेल्टा A है यह छोटा सा क्षेत्रफल है, जो डेल्टा A है यह छोटा सा क्षेत्रफल है और यह त्रिज्या का स्क्वायर है। यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर बटा क्षेत्रफल के अनुपात को घनकोण कहते हैं। ऐसा भी आपका डिफिनीशन बन सकता है। ठीक है, त्रिज्या के स्क्वायर और क्षेत्रफल के अनुपात को हम घनकोण भी कह सकते हैं, एक ऐसा भी डिफिनीशन बन सकता है। दूसरा नोट्स क्या है कि घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। एक बार और, किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं। कोई पृष्ठ होगा और उसके द्वारा कोई भी बिंदु ले लेंगे और बिंदु लेकर जब हम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, उसका चित्र बनाएंगे तो वहाँ पे एक एंगल का निर्माण होगा और जो एंगल का निर्माण होगा वही घनकोण हो जाएगा। इसे हम ओमेगा या डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है डी ओमेगा बराबर DS cos थीटा अपन R स्क्वायर, जहाँ DS पृष्ठ का क्षेत्रफल है और R इसकी त्रिज्या है और cos थीटा जब एंगल के रूप में लेंगे तब होगा। ठीक है, यानी कि आधार और जब कर्ण दिया रहेगा, जब आधार और कर्ण दिया रहेगा तो उस वक्त cos थीटा का हम उपयोग करेंगे। दूसरी चीज़ कि घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या का स्क्वायर और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो घनकोण के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या का स्क्वायर बटे क्षेत्रफल के अनुपात को घनकोण कहते हैं। क्षेत्रफल को डेल्टा A से दर्शाया गया है, डेल्टा A से, और त्रिज्या को R स्क्वायर से किया गया है। अगला नोट्स क्या है कि घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। नोट फर्स्ट क्या है कि राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। तो जो मूल राशियाँ होती हैं इसमें 7 राशियाँ होती हैं। मूल राशियों में कितनी राशियाँ होती हैं, 7।
जो आप क्लास 10 में एक लेसन था आपका मात्रक और उसके मापन, इसमें आपको पढ़ाया गया था कि इस लेसन में राशियों के बारे में आपको बताया गया था। तो मूल राशियों में 7 राशियां होती हैं, व्युत्पन्न जो राशियां हैं बहुत ज़्यादा राशियां हैं जिसका कोई गिनती भी नहीं है, और जो पूरक राशियां हैं पूरक राशियां में केवल 2 होता है। तो 2 कौन कौन सा होता है उसके बारे में जानेंगे कि पूरक राशियां 2 होती हैं, समतल कोण और घन कोण होता है। घन कोण के बारे में अभी आपको बता दिए हैं, समतल कोण के बारे में जानेंगे। यानी कि जो पूरक राशियां होती हैं ओनली 2 होती हैं, समतल कोण होती है और घन कोण होती है। तो घन कोण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे कि समतल कोण क्या है। ठीक है, समतल कोण, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई वृत्त ले लिए और इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक हम कर दिए, तो यह जो दूरी होगी, सबसे पहली बात जो ये वृत्त है ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल शेप इसका है। क्या आपका है? 2 डायमेंशनल शेप आपका है। तो जो यह यहाँ से देखो हम नाम कर देंगे, इसका O हो गया, ये A हो गया, यह B हो गया। तो जो A से लेकर जो B तक की दूरी है, A से लेकर जो ये B तक की दूरी है, यह चाप है। कोई पूछ देगा आपसे कि कोई वृत्त 2 डायमेंशनल शेप में है, तो 2 डायमेंशनल शेप में होने के बाद हमें ये बताइए, तो यह 2 डायमेंशनल शेप है। कोई कहेगा कि A से लेकर B तक की दूरी क्या है, तो आप बताएंगे चाप, और इस चाप को डेल्टा एस से दर्शाया गया है। ठीक है, और O से लेकर जो B तक की दूरी है, यह दूरी R है, इसको त्रिज्या कहा गया है। और यह जो बीच का ऐसे बनाया गया है, यह एंगल को जो कि थीटा से किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यह कोई बिंदु है और इस बिंदु पर कोई चाप आंतरित हो रहा है, और B से लेकर O तक की जो दूरी है यह R हो या त्रिज्या हो रहा है। तो कह रहा है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या और चाप के अनुपात को क्या बोलते हैं? कोण। तो कौन सा कोण? समतल कोण। यानी कि चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण बोलेंगे, तो कौन सा कोण भाई? तो समतल कोण आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कोण का सिंबल हो गया थीटा, चाप का सिंबल हो गया डेल्टा एस, और त्रिज्या का सिंबल हो गया आर। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एस अपान आर। ठीक, कोई आपको इस तरह पढ़ाता है तो आप पूछिएगा कि आखिर यह आकृति किस तरह की है, तो यह आकृति 2 डायमेंशनल है, 2D आपका है, 2 डायमेंशनल शेप ये है। ठीक है, द्विविमीय आकृति है, हिंदी इसकी होती है द्विविमीय आकृति। और वही 3D आपका होता तो त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। जब 2D लिखा रहेगा तो द्विविमीय आकृति, जब 3D लिखा रहेगा तो त्रिविमीय आकृति। ठीक है, फर्स्ट नोट, कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और रेडियन को हम डिग्री में बदल सकते हैं। आप कहेंगे कि कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, लेकिन स्टेरेडियन जो होता है वह घन कोण का होता है। इसका ध्यान रहे, दोनों में अंतर है आपको, कि जो घन कोण होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, लेकिन कोण का ओनली मात्रक रेडियन होता है, और रेडियन को हम डिग्री में बदल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 रेडियन किसे कहेंगे? तो जब चाप त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, जब चाप त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। आप बोलेंगे कि जब द्विविमीय आकृति में चाप त्रिज्या के बराबर हो जाए तो थीटा जो होगा आपका, जो कोण होगा वह 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब चाप और त्रिज्या बराबर हो जाएगा तो कितना रेडियन होगा। आप किसी से पूछ सकते हैं कि चाप और त्रिज्या जब बराबर हो जाएंगी, जब ये चाप यानी कि डेल्टा एस जो होगा वह आर के बराबर हो जाएगा, तो कितना रेडियन होगा? तो आप इसका जवाब देंगी कि 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन का डिफिनेशन क्या होता है? तो चाप और त्रिज्या जो होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यह 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, अब होता है एक स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन क्या है? तो जो क्षेत्रफल होगा वह त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि जो ए होगा वह आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल ए त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा?
1 स्टेरेडियन हो जाएगा। जवाब कैसे देंगे कि जब किसी वृत्त में क्षेत्रफल का मान त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ओमेगा का जो मान होता है वो 1 स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब आगे जाने कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा बीमा क्या होता है। पहला, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, पहला हो गया। दूसरा, वैद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है। वैद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट मीटर होता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, वैद्युत फ्लक्स की बीमा ml पे 3 t पर -3 a पर -1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह बीमा हमेशा आ जाता है कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा ml पे 3 t पर -3 a पर -1 होता है। ठीक बाबू, आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। गॉस का नियम। वैज्ञानिक कार्ल फ्रिड्रिश गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेशों के बीच एक प्रयोगात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैज्ञानिक गॉस थे अपनी बातों को रखे, लेकिन जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इसका नियम क्या कहते हैं तो नियम हम यहाँ से बताएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे। कह रहा किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं एक या ये ऐसे पृष्ठ आपका है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/A/0 गुना होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ होगा, उससे कोई वैद्युत फ्लक्स जब हम गुजारेंगे तो गुजारने के बाद जो कुल वैद्युत आवेश होगा वह 1/A का गुना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा और मान लेते हैं कि कोई आवेश होगा और उसका इस आवेश का 1/A गुना हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स बराबर Q से 1 में गुणा कर देंगे, Q हो जाएगा और लास्ट में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यह आपका फार्मूला है गॉस के नियम का। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यह फिजिक्स का आपका रहा, यह जो है कि आपका फिजिक्स का वीडियो रहा और रात तक और भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेट प्रॉब्लम की वजह से हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आप बाबू अच्छे से पढ़ें। ठीक है।